हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 13 और इसमें अब तक हम लोग 170 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 250। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक की कोई वीडियो नहीं देखी और साथ ही चैप्टर नंबर 13 के भी प्रीवियस कोई भी वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप प्लेलिस्ट को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 50+ वीडियोज है आपके लिए अवेलेबल चैनल पे, जिसके तरफ से बहुत सारे नोट्स डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो इसे डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 171, दैट इज तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तारापुर समिति के बारे में। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से विदेशी मुद्रा भंडार से या भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव। 2007 का क्वेश्चन है। तो ये जो थी ये बेसिकली ये बात है कि चालू खाते और पूंजी खाते दोनों में जो रुपए की परिवर्तनीयता है उससे रिलेटेड तारापुर समिति जो थी वो बनाई गई थी। 2 बार बनाई गई है समिति। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 20 मार्च 2006 को पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सीएसी प्रवाहित विनिमय दर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लागू करने पर रोड मैप तैयार करने हेतु आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारापुर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। इस समिति का गठन का उद्देश्य भारत में डॉलरीकरण के क्रियान्वयन का परीक्षण और उसके लागू करने के समय के निर्धारण पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना था। समिति का कार्य 1 मई 2006 से प्रारंभ हुआ। तारापुर समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दी। इस रिपोर्ट में पूंजी खाते में उदारीकरण को अगले 5 वर्षों में 3 चरणों में लागू करने की प्रमुख सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय रुपए में पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति द्वारा किया गया था। हमने अभी पढ़ा है कि ये कौन सी थी, मई में बनाई गई हमारी कौन सी थी, तारापुर समिति थी 2006 में, मई 2006 में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना, 1 मई से कार्य प्रारंभ किया था इसने। नेक्स्ट 173, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चयन कीजिए। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। ठीक, अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। बात तो दोनों सही है, बात तो दोनों सही है, और अवमूल्यन की व्याख्या भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ए करेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। ओके, ए ही करेक्ट है। एक बार कंफर्म कर रहा था, वैसे ए ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि दोनों दोनों बातें हो रही है अवमूल्यन के बारे में ना। और अवमूल्यन से निर्यात को बढ़ावा मिलता है और अवमूल्यन से विदेशी अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य भी गिर जाता है। तो यस, बात तो सही है, दोनों बातें सही है, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य गिर जाता है। यानी जो डॉलर, जो $1 पहले हमें क्या होता था, 60 रुपए का पड़ रहा था, अब $1 हमें कितने का पड़ रहा है, 72 रुपए का पड़ रहा है। अगर ऐसे मैं बोलूं तो हमें ज्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड अवमूल्यन। ठीक है, जिसके कारण अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपका कोई भी सामान कोई विदेशी खरीदेगा तो सस्ता खरीद सकता है। वो पहले 60 रुपए का सामान खरीद पा रहा था, अब 72 रुपए का सामान खरीद पा रहा था, उसके लिए सस्ता हो जाता है। परिणाम स्वरूप अवमूल्यन वाले देशों निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी होती है। अतः कथन एवं कारण दोनों ही सत्य है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना। बात तो यही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। विदेश मुद्रा विशेष को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना उचित मूल्य अंकवाने देना। नहीं नहीं नहीं, हम किसी से अंकवाते नहीं है, नहीं। कुछ पूर्व निर्धारित मुद्राओं के समूह के मूल्य में आने वाले परिवर्तनों के साथ मुद्रा विशेष का मूल्य निर्धारित करना। नहीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और प्रमुख व्यापार सहभागियों के साथ बहुपक्षीय परामर्श करके विदेशी मुद्रा विशेष का मूल्य निर्धारण करना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यही होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक किसी करेंसी के बदले अपना जो रेट है अपनी करेंसी का उसे डाउनफॉल कर रहे हो, गिरा रहे हो।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्य का घट जाना, यही हमारा क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। तो पहला वाला ही करेक्ट होगा। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य में कमी से है। भारतीय रुपए में अब तक 3 बार अवमूल्यन किया गया, 1949, 1966 और 1991 में। ये 3 बार अवमूल्यन हमने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो सीधे सी बात है, सबसे लंबा ऑप्शन है, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, यही करेक्ट होगा। ठीक है। इसमें भी आपको जो कह सकते हो, इसमें बोल सकते हो कि इसमें तो ये सबसे बड़ा था, पर प्रॉब्लम ये थी इसे बहुपक्षीय परामर्श करके मुद्रा विशेष तो है ही नहीं ना, इस मुद्रा विशेष की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए वो नहीं बोला था मैंने। अगेन हमारा क्वेश्चन वही आता है 176, मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, सही बात है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति नहीं, अवमूल्यन का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। IMF तथा वर्ल्ड बैंक की सहायता से मूल्य का निर्धारण करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष में किया गया? तो हमने पढ़ा है कि 3 बार किया गया है, 1949, 1966 और 1991। तो 1949 हमारा करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार कीजिए करे जो सरकार द्वारा लिए जा सकते। ओके, इनमें से कौन कौन सा सरकार के द्वारा किया जा सकता है? घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, ये तो सरकार कर सकती है। निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, नहीं नहीं नहीं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं चालू खाते में घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकते हैं? नहीं, निर्यातों को अगर हम लोग करते हैं ना, निर्यातों में अगर आर्थिक सहायता को कम कर देंगे तो हमारा आर्थिक घाटा बढ़ेगा, ये चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI और FII का निधि आए। अगर FDI और FII ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो हमारा चालू खाते का घाटा जो होगा वो कम होगा। तो इसीलिए पहला और तीसरा करेक्ट है, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चालू खाते का घाटा वस्तुओं यानी कि दृश्य मदे तथा सेवाओं एवं एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे कि अदृश्य मदे में विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना के कारण होता है। यानी हमारा क्या है, हमारे इंपोर्ट अधिक है और हमारे एक्सपोर्ट कम है, यानी हमारी इनकम कम है और हमारे एक्सपेंसेस क्या है, ज्यादा है। क्योंकि इंपोर्ट करोगे तो एक्सपेंस होगा, एक्सपोर्ट करोगे तो इनकम होगी। ठीक है। प्रश्नगत कार्यवाहियों में से प्रथम अर्थात घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने और आयात कम करने, क्योंकि इसे स्वदेशी वस्तुएं और सेवाएं सस्ती और विदेशी वस्तुएं महंगी होती है, और इस प्रकार से चालू खाते में घाटे को कम करने में सहायक हो सकती है। क्योंकि क्या होगा कि जैसे हम घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे, हमारा निर्यात क्या हो जाएगा, सस्ता, और आयात हो जाएगा महंगा। ठीक है। द्वितीय अर्थात निर्यातों में मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती निर्यातों को हतोत्साहित करेगी और उनका मूल्य बढ़ाएगी, जिससे कि जो कि अपेक्षित नहीं है, यानी इससे क्या होगा, निर्यात कम होगा, जिससे हमारा घाटा बढ़ेगा। और तृतीय कार्यवाही अर्थात देश में अधिक FDI और FII निधि का आना, यद्यपि पूंजी खाते का घटक है, तद्यपि प्रकारांतर से चालू खाते में घाटे को कम करने में मदद करेगा। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। यानी अभी तुरंत सीधा सीधा असर नहीं डालेगा, पर बाद में असर जरूर डालेगा। क्वेश्चन नंबर 179, चालू लेखा घाटा यानी कि CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या है? बैंकों में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि का अधिक आहरित राशि, नहीं। चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय से होने वाला घाटा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर यहां पर क्या दे रहा है, देश के कुल निर्यात से कुल आयात का अधिक होने वाला घाटा। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सिर्फ राजस्व की बात नहीं होगी, यहां पर बात आएगी टोटल, सिर्फ राजस्व की बात नहीं होगी। तो कुल निर्यात और कुल आयात की बात होगी, इसीलिए ये करेक्ट होगा। ठीक है। वस्तुओं के बाजार मूल्य से ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होगा, देश में आयातों और निर्यातों का बढ़ना नहीं, दोनों नहीं बढ़ेंगे। आयातों दोनों घटेंगे भी नहीं, निर्यातों का बढ़ना आयातों का घटना बिल्कुल सही है, आयातों का बढ़ना भी हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, निर्यात को सस्ता करता है, यानी निर्यात बढ़ेगा, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है
कि क्या होता है जब मुद्रा अवमूल्यन करता है। जस्ट ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि निर्यात सस्ते हो जाएंगे और आयात महंगे हो जाएंगे, तो बी करेक्ट आंसर हो जाता है डायरेक्टली। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, सिंपल बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 182, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, कब लेता है? व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, आयातित वस्तु और सेवाओं की लागत को ठीक कर, लागत से तो कोई लेना देना होता नहीं इसका, तो ये भी नहीं हो सकता। देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम कर देने, मुद्रास्फीति का नहीं होता, इसका घाटे को कम करने के लिए होता है, तो इसलिए व्यापार शेष आप कह सकते हो, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ठीक है। अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश में मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना। जब किसी देश में भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है, तब उस देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह नीति अपनाई जाती है। इससे आयात महंगे होते हैं तथा उनमें कमी आती है, जबकि देशों में उत्पादित वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती है और इससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यापार शेष की स्थिति में सुधार होता है। तो बेसिकली व्यापार शेष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 183, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती है, निर्यात तो तभी बढ़ेगा ना जब घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ए ही होगा इसका। ठीक है, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात बढ़ता है, और निर्यात बढ़ता है इसलिए बढ़ता है क्योंकि विदेशी बाजारों में हमारी वस्तुएं क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 184, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में आए आर्थिक संकट में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को सर्वाधिक गंभीरता से दुष्प्रभावित किया। इस संकट का कारण क्या था? 1990 के दशक में जो आया हुआ था उसका क्या कारण था? सामान्य तौर पर वित्तीय संसाधनों और वित्तीय क्षेत्र को का कुप्रबंधन नहीं, ये नहीं था। पश्चिमी मुद्राओं की तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक अधिमूल्यन होना था। ये एक रीजन था, क्योंकि वो अवमूल्यन करने को तैयार ही नहीं थे, इस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी उनके पास। पश्चिमी अर्थव्यवस्था में जिसने पहले इन निर्यातोन्मुख देशों को निर्यात बाजार प्रदान किया था, आई मंदी और सुस्ती का दौर था। नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेन ये था कि वो अधिमूल्यन कर रहे थे, अवमूल्यन नहीं कर रहे थे। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया में आए आर्थिक संकट का मूल कारण पश्चिमी मुद्राओं की तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक अधिमूल्यन होना था। मूलतः इस मौद्रिक कुप्रबंधन और मुद्राओं के मूल्यों में सट्टेबाजी ने इस आर्थिक संकट को खड़ा किया था। तो उस टाइम पे क्या होता, अवमूल्यन की जगह अधिमूल्यन करने पर वो लोग तुले हुए थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन नंबर 185, भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का अर्थ क्या है? कि यात्रा के लिए भारतीय रुपए को अधिकृत डीलर द्वारा विनिमय किया जा सके? नहीं, इसका पूंजीगत से इसका कोई लेना देना नहीं है। कि माल और सेवाओं में व्यवसाय के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा में विनिमय किया जा सके? नहीं, व्यवसाय के प्रयोजन वाली ही सिर्फ बात नहीं है। नहीं, कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपए, ओके, ये ठीक ठाक सा लग रहा है, का किसी भी प्रमुख मुद्रा में विनिमय किया जा सके, तो यस, सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, सही है। उपयुक्त वैसे कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, सी करेक्ट है। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से तात्पर्य अन्य देशों के, पूंजी खाते में परिसंपत्तियां आती है, अन्य देशों से विदेशी परिसंपत्तियों में बिना किसी बाधा के बाजार आधारित विनिमय दर पर विनिमय किए जाने के अधिकार से। इसका तात्पर्य मौद्रिक कोषों वित्तीय परिसंपत्तियों के देश के भीतर आने एवं बाहर जाने से है। भारत में वैसे पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता तो नहीं है, पर विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में आरबीआई अत्यंत ही उदारवादी नीति अपना, आरबीआई अत्यंत ही देखो ये हिंदी गलत लिखी हुई है, मैं तभी कह रहा हूं, मेरे को पढ़ा क्यों जा रहा। आरबीआई अत्यंत ही उदारवादी नीति अपनाता है, अपनाया है, कोई मतलब बनता है इसका, जो प्रभाव में पूर्ण परिवर्तनीयता की तरह ही है। ठीक है, जैसे ईईएफसी, एक्सचेंज अर्न्ड फॉरेन करेंसी, खाता का उदारीकरण, ईसीबी का विस्तार और म्यूचुअल फंड में विदेशी निवेश को अनुमति देना। तो ये भी एक तरीके से क्या है, पूरी तरह परिवर्तनीयता तो नहीं है, पर परिवर्तनीयता जैसा ही काम कर रही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 186, क्योंकि 3 बार हमारा क्या गया है ना। जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया गया था? 1992 की बात है, तो 1991 में किया गया था 20%। ठीक है,
जुलाई 1991 में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया था। सिर्फ 1991 में ही 3 बार किया गया। सबसे पहले 1 जुलाई को किया गया 9.5%, फिर 3 जुलाई को यानी 2 दिन के बाद किया गया, और फिर 15 जुलाई को किया गया। 3 जुलाई को किया 8.5 और 15 जुलाई को किया 2%। तो 9.5 और 8.5 कितने हुए? 9, 1 10 7 17 और 1 18, 18 और 2 20, तो टोटल कितना हो गया? 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया? यानी कौन से साल 2 बार अवमूल्यन किया गया? 2 बार, 3 बार, 1991, 1992 ही कह लो। 2 बार क्या, 3 बार किया गया था अवमूल्यन उस बार तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा स्फीति डिफ्लेशन होती है। इसे निर्यातकर्ता देश में अपस्फीति होती है। इसमें निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अधिकृत होती है। इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा का अवमूल्यन होता है। मुद्रा का अवमूल्यन जो है उससे सिर्फ ये नहीं होता, इससे जो आयातकर्ता देश है, जो आयात कर रहा है, उसमें अविस्फीति उत्पन्न नहीं होती है। आयातकर्ता देश में मुद्रा का अवमूल्यन होता ही होता है, ये सारी चीजें होती है। सिर्फ एक ये है जो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है। इससे आयातकर्ता देश में मुद्रास्फीति नहीं होती, क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो अविस्फीति नहीं होती। अगर अपस्फीति की बात होती तो शायद होती, पर वो भी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 189, गत वर्ष यानी पिछले साल यानी हाल के वर्षों में यानी 2006 के आसपास भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक भारत में सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया? कौन से एरिया ने सबसे ज्यादा किया? तो बेसिकली वो दूर संचार था, टेलीकम्युनिकेशन था। 2006 के टाइम पे टेलीकम्युनिकेशन था जिसने सबसे ज्यादा किया था। ठीक है। प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 के मार्च में और 2021 तक, वो यानी 2000 से लेकर 2021 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आकर्षित करने वाले 5 क्षेत्र कौन कौन से? सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण विकास। अगर मार्च 2020-21 की बात करें तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा आया कहां से? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, फिर निर्माण से, फिर सेवा क्षेत्र से, फिर व्यापार से, और फिर व्यापार की ट्रेडिंग से। ठीक है, ट्रेडिंग व्यापार से। तो लेकिन क्वेश्चन जिस टाइम का था 2006 का, उस टाइम के हिसाब से हमारा सबसे ज्यादा कहां से आया था? दूरसंचार के हिसाब से आया था। अगर अभी के लिए करंट क्वेश्चन आता है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1997 से 2000 का वृहत्तम भाग गया है। कौन से क्षेत्र में गया है वृहत्तम भाग? 1997 से 2000 तक अगर हम लोग अभी भी बात करें तो देख रहे हो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहां पे था? सेवा क्षेत्र में, इसलिए सेवा क्षेत्र ही है। ठीक है। वर्ष 1997 से 2000 की अवधि में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक भारत में अंतर प्रवाहित कुल एफडीआई का सर्वाधिक 16.47% हिस्सा सेवा क्षेत्र में आया है, जबकि अप्रैल मार्च 2021 में सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में आया है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। तो अगर करंट ईयर का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आया है, और इसके बाद अगर कोई रिपोर्ट आती है तो वो भी आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 191, हालांकि ये क्वेश्चन एक ही बार आया है तो मेरे को लगता नहीं दोबारा आएगा अभी हाल फिलहाल में। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? 2016 की बात कर रहे हैं हम। किसी भी टाइम की बात करें, सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा, अगर टोटलिटी की बात करते हो तो सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा है। हाँ, अगर आप करंट की बात करते हो कि सिर्फ 2020 से 21 की बात कर रहे हो तो वहां पर कंप्यूटर आ जाएगा, पर अगर टोटलिटी की बात करते हो तो सेवा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। क्वेश्चन नंबर 192, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का प्रवाह उत्तम है? इसका भी सेवा क्षेत्र ही होगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेम क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 193, क्योंकि 2020 का था ना, 20-21 का होता तो फिर अलग बात हो जाती। वर्ष 2007-8 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे अधिक प्रवाह कौन से क्षेत्र में हुआ है? अगेन सेवाओं में। ठीक है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही उत्तर था। वर्तमान में
उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यानी कि इस वाले की व्याख्या देखें। जिस टाइप पे प्रश्न काल दिया गया है वहां पर डी सेवा क्षेत्र सही है। अभी की बात करेंगे तो कंप्यूटर और हार्डवेयर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196, पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है? मैंने क्या कहा, फिर से टोटलिटी की बात करोगे तो सिर्फ सेवा क्षेत्र है जिसने सबसे ज्यादा किया है। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करते हो तो उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है 2021 के दौरान। ठीक है, जो मैं बार बार रिपीट कर ही रहा हूं हर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 195, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया? तो वही वो भी सेम ही है, चाहे बिहार की बात कर लो चाहे किसी की भी बात कर लो, वो सेवा क्षेत्र ही है। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान सेवा क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 196, ठीक है, वर्ष 2005-6 में भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्रवाह निम्नलिखित में से किस स्रोत से हुआ? तो सबसे ज्यादा जो 2005-6 की बात करेंगे तो एफडीआई नहीं था, वो था पोर्टफोलियो निवेश। सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। 31 मार्च 2021 की अगर हम बात करें, करंट की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 अप्रैल से दिसंबर तक तथा वर्ष 2019 अप्रैल से दिसंबर, दोनों सालों की बात करें, में भारतीय विदेशी भंडार में सर्वाधिक योगदान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रहा है। यानी अभी की बात करेंगे तो एफडीआई का, लेकिन क्वेश्चन जिस टाइम का है उस टाइम पे एफआईआई का यानी पोर्टफोलियो निवेश का था, जो इस अवधि के दौरान क्रमशः 40.8 और 31.1 रहा। जबकि इसी अवधि के दौरान पोर्टफोलियो निवेश यानी कि दिसंबर वाला 28.9 और 2019 में 15.1 रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? तो अगर ये बात हम लोग करते हैं तो हम लोग कहते हैं अनिवासी भारतीय जमाएं और पोर्टफोलियो निवेश। ये दो ऐसे मेथड है जिसमें सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, उड़नशील बोला जाता है, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और अनिवासी भारतीय जमाएं भारत में ब्याज दर की भिन्नता के परिणाम स्वरूप अंतर प्रवाहित होती हैं। इनका उद्देश्य ब्याज दर की भिन्नता के आधार पर लाभ अर्जित करना होता है। परिणाम स्वरूप ब्याज दर में भिन्नता के समाप्त या प्रतिकूल होने पर इनका बहिर्प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ऐसी मुद्राओं के इसी स्वभाव के कारण इन्हें उड़नशील मुद्रा कहा जाता है। यानी जब तक फायदा हो रहा है इधर डालो, जैसे नुकसान आना हुआ वापस करो। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी, यानी उसके बारे में सही हो जाएंगी? ठीक है, क्लियर। भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों के रूप में प्रत्यक्ष निवेश आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण करके भी हो सकता है। हाँ, 50% से ज्यादा करके भी हो सकता है। विदेशी कंपनियों द्वारा अन्य रूप से वित्तोषित कंपनियां, ये भी हो सकता है। पोर्टफोलियो निवेश, भाई प्रत्यक्ष निवेश के लिए पोर्टफोलियो निवेश कोई क्यों ही करेगा, है ना? तो फोर्थ वाला पॉइंट नहीं होगा, बाकी इन तीन तरीकों से तो एफडीआई हो सकता है। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। किसी विदेशी कंपनी के द्वारा किसी अन्य देश में सहायक कंपनियों की स्थापना करना और अन्य देशों की कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी पूंजी इक्विटी के रूप में लगाना सहित विदेशी पूंजी लगाने के साथ साथ विदेशी कंपनियों द्वारा अन्य रूप से वित्तपोषित कंपनियां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत शामिल होती है। यानी एफडीआई के अंदर ये ऊपर के जो 3 पॉइंट है तीनों ही शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, वर्ष 2010 के अंत में भारत में विदेशी ऋण पार हो चुका था। अगर देखो 2010 के टाइम की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज थी, तो लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्रॉस कर चुका था हमारा जो लोन था। यही है। प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। हालांकि अगर हम मार्च 2021 की आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत में विदेशी ऋण का भार दिसंबर के अंत 2020 में 563.5 बिलियन डॉलर था, जो कि सितंबर अंत 2020 के स्तर 556.57 बिलियन से 6.8 बिलियन डॉलर अधिक है। तो आप बेसिकली समझ ही रहे हो कि हमारे ऊपर ऋण का बहुत भार है। कोई कितना ही कह ले, हमारे ऊपर बहुत भार है विदेशी ऋण का। क्वेश्चन नंबर 200, डबल सेंचुरी के पास आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी
होने के द्वारा है। ओके, अधिकांश विदेशी ऋण जो है शर्तों के रेडी होने के द्वारा है। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। देखो इसमें अगर मैं बात बताता हूँ तो ये जो बोलोगे ना कि भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर की बात कर रहा है, ये तो गलत है। और भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के, नहीं ये भी गलत पॉइंट है। तो दोनों में से कोई सा भी पॉइंट करेक्ट नहीं है, डी हमारा होगा। 2019 का क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी एंटिटीज यानी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। गवर्नमेंट नहीं है, ज्यादा लोन नहीं ले रखा है। मार्च 2021 में जारी भारत में विदेशी ऋण संबंधी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर अंत 2020 में भारत का कुल विदेशी ऋण भार 563.5 बिलियन डॉलर था, जिसमें सरकारी ऋण सिर्फ 106.2 बिलियन डॉलर और गैर सरकारी 457.3 बिलियन डॉलर था। भारत के विदेशी ऋण में घटकवार सर्वाधिक हिस्सा वाणिज्यिक उधारियों का है, जो कि दिसंबर अंत में 36.9% रहा। इस प्रकार कथन एक तो सही हो ही नहीं सकता। अमेरिकी डॉलर में मूल्य वर्गित ऋण भारत में बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा है, जिसकी हिस्सेदारी दिसंबर अंत 2020 में 51.9% थी, जिसके बाद इस संदर्भ में क्रमशः भारतीय रुपए 31.1, जापानी येन 5.8, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स 4.6, यूरो 3.6 का स्थान आता है। इसी तरह दो भी असत्य हो जाता है क्योंकि उनके हिसाब से तो सिर्फ यूएस डॉलर था, पर सिर्फ यूएस डॉलर नहीं है हमारा। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्नकाल और वर्तमान दोनों में ही विकल्प डी सही होता, क्योंकि दोनों में से कोई सी भी बात करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 201, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विदेशी मुद्रा पारक्षित भंडार में है, क्या है? पारक्षित भंडार में है। ये तो इतना, पारक्षित का मतलब किसी को पता तो प्लीज मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो इतनी तगड़ी हिंदी लिख देते ना कभी कभार। कितना है? तो ये है टोटल 28,55,882 करोड़। इस क्वेश्चन को मुझे एक्चुअली आंसर नहीं पता था, ये मैं देख के बता रहा हूँ आपको। मुझे नहीं पता है कि पार्षद का ही मतलब नहीं पता मुझे। अगर ये है कि टोटल भंडारण कितना है, टोटल अवेलेबल कितना है, तो मुझे पता था कि ये 28 लाख के करीब है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 8 जनवरी 2021 तक के कुल विदेशी मुद्रा पार्षित भंडार 586.1 बिलियन डॉलर था, जबकि 7 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा का भंडार 588 बिलियन डॉलर था। क्वेश्चन नंबर 202, भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा? कौन सी चीज सबसे ज्यादा रही क्रेडिट के मामले में? तो वाणिज्यिक शाख। हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि गवर्नमेंट ने कम लोन लिया है, ज्यादातर वाणिज्यिक शाख वालों ने ही लिया है। प्रश्नकाल और वर्तमान में भी, यानी प्रश्नकाल यानी 2019 की बात करें या अभी की बात करें, डी सही है। मार्च अंत 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर अंत 2020 में विदेशी ऋण वृद्धि का कारण वाणिज्यिक उधार ही सबसे बड़ा घटक रहा, जिसकी हिस्सेदारी 36.9% रही। इसके बाद अनिवासी यानी एनआरआई जमा राशियां 24.9% और अल्पकालीन ऋण में हिस्सेदारी 17.7%। वहीं दिसंबर अंत 2020 में भारत का कुल बाह्य ऋण 563.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि सितंबर अंत 556.7 बिलियन डॉलर से 6.8 बिलियन डॉलर अधिक था। तो आप देख सकते हो कि सितंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 3 में ही हमने 6.8 बिलियन डॉलर का उधार बढ़ा लिया था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 203, भारत का विदेशी ऋण मार्च 2000 के अंत में 98,158 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के मार्च 2001 के अंत में 1,225 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। किस वजह से? बहुपक्षीय द्विपक्षीय ऋण में वृद्धि के कारण नहीं, रुपया ऋण में वृद्धि के कारण नहीं, वाणिज्यिक उधार और एनआरआई जमाओ बिल्कुल इसी की वजह से, क्योंकि सबसे बड़े घटक ही ये दोनों है, वाणिज्यिक उधार और एनआरआई जमा पूंजी में वृद्धि के कारण। यही वाला करेक्ट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के से लिए जाने वाले उधार में वृद्धि के कारण नहीं। चाहे आप प्रश्नकाल की बात करो चाहे आप वर्तमान की बात करो, दोनों में ही सी सत्य होता, क्योंकि दिसंबर अंत 2020 तक भारत का विदेशी ऋण 563.5 बिलियन डॉलर था और ऊपर वाली लाइन सेम आ गई, जो कि सितंबर अंत में कितना था? 556.7 से 6.8 बिलियन डॉलर ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 204, विश्व बैंक की ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2010 के अनुसार विश्व के 5 सबसे कर्जदार देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी सबसे ज्यादा उधार किसके पास है, उससे ऊपर ऊपर किसके पास है, उसके ऊपर उससे कम किसके पास है, उससे कम किसके पास है, उसके कम किसके पास है।
तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उधार जो है विश्व का वो रूस के पास है। कर्जदार देश सबसे ज्यादा रूस के पास उधार है, उसके बाद चीन के पास उधार है, उसके बाद तुर्की के पास उधार है, उसके बाद ब्राजील के पास उधार है, और टॉप 5 में हम भी आते हैं उधार लेने में। ठीक है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही उत्तर था। आईएमएफ द्वारा जून 2020 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में जो 5 कर्जदार देश है उनमें जापान आता है, फिर इटली आता है, फिर यूएसए आता है, फिर फ्रांस आता है और स्पेन आता है। तो फाइनली हम लोग टॉप 5 उधार वाले देशों में अभी फिलहाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 205, 1993 का क्वेश्चन है। इस समय निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाह्य ऋण ग्रस्त है? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा? 1998 का क्वेश्चन, तो उस टाइम के हिसाब से ब्राजील जो था सबसे ज्यादा था। ठीक है। अभी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी के हिसाब से जापान होता, जापान नहीं होता, इटली होता, इटली नहीं होता, तो फिर यूएसए करेक्ट आंसर बनता। क्वेश्चन नंबर 206, बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। औसत दर्जे के ऋणी देशों के रूप में, कम ऋणी देशों के रूप में। ये है भाई बहुत अच्छी बात है ना कि हमारा देश 563.5 बिलियन डॉलर का उधार रखता है, फिर भी हम लोग कम ऋण वाले देश है, तो ये काफी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। प्रश्नकाल और वर्तमान में भी बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत को कम ऋणी देशों के रूप में वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 207, विकासशील देशों को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पूर्व एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभवों को देखते हुए किस प्रकार का अंतर्वाह मेजबान देश के लिए अच्छा है? विदेशी व्यवसायिक ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या बाह्य व्यवसायिक ऋण? तो देखो मैं एक सीधी बात बताता हूँ, अगर आप निवेश की बात करते हो तो अगर आपके देश में जितना ज्यादा एफडीआई होगा वो उतना ज्यादा बेटर होता है। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक बहुत ही अच्छा जो है मेजबान देश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पूर्व एशियाई देश एवं लैटिन अमेरिका देश में आए संकट के कारण वहां विदेशियों द्वारा किया गया अतिशय पोर्टफोलियो निवेश था। यानी मेन रीजन ही क्या था? पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा कारण ही वहां पर संकट आया था। ऐसा निवेश अत्यधिक अस्थिर स्वभाव का होता है, क्योंकि जब तक फायदा है फायदा, वरना वो तुरंत निकाल लेते हैं। इसके विपरीत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्थिर स्वभाव का होता है तथा यह देश के विकास में प्रभावी भूमिका अदा करता है। अतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मेजबान देश के लिए विदेशी पूंजी का सबसे प्रभावी और उपयोगी स्रोत है। यानी आपके देश में जितना एफडीआई होगा उतना अच्छा। 208, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेशक एफआईआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है। ओके। निम्नलिखित में से कौन से कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं? क्लियर? यानी एफडीआई और एफआईआई में अंतर क्या है सबसे बड़ा? एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलता एवं प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर के आता है नहीं। एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। ये बात सही है। एफडीआई केवल द्वितीयक बाजारों में चलित होता है नहीं, नहीं नहीं, ऐसा गलत है। एफडीआई की तुलना में एफआईआई को स्थायी माना जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता, अभी ऊपर पढ़ा था कि नहीं एफडीआई ज्यादा स्थायी होता है, तो ये तो गलत ही हो गया। तो सेकंड पॉइंट हमारा सही है कि एफआईआई जो है वो ज्यादा पूंजी उपलब्धता करवाता है, जबकि एफडीआई का जो है कुछ विशेष क्षेत्र होता है वहीं पर होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई की तुलना में स्थायी प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए हमारा लास्ट वाला गलत है। तथा यह अपने साथ बेहतर प्रबंधन कुशलता प्रौद्योगिकी अंतरण लाने में सहायक होता है, जबकि एफआईआई केवल पूंजी लेकर के आता है। एफआईआई द्वितीयक बाजार के में ही मुख्य रूप से चालित होता है। इस प्रकार विकल्प ए सी डी सही नहीं है। एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होता है, भले ही अल्पावधि या उत्पलावक प्रवृत्ति के हों। साथ ही एफडीआई क्षेत्र विशिष्ट होते हैं, इसीलिए बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 209, हाल के वर्षों में, हाल यानी 2009 के करीब, भारत में अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली है। कौन कौन से एरियाज को सफलता मिली है? सफलता जीवन बीमा व्यवसाय सेवा क्षेत्र वाली जो ज्यादातर चीजें उनको तो मिली है, बैंकिंग को मिली है, ऑटोमोबाइल्स को मिली है, फिल्म निर्माण को इतना ज्यादा नहीं मिला और मेडिकल को भी नहीं मिला है, मेडिकल पर्यटन को भी नहीं मिला है। तो 1 2 3 हमारे करेक्ट होंगे, सेवा क्षेत्र वाले जो मेन है ना वो करेक्ट होंगे।
काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। दिसंबर 2020 में जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2020 तक के एफडीआई हिस्सेदारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र 16.47 सर्वाधिक के आंकड़े समग्र रूप में है, जिसमें जीवन बीमा, व्यवसाय एवं बैंकिंग क्षेत्र शामिल है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हिस्सेदारी 4.87% है। सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में 1.80। अतः वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भी उपयुक्त उत्तर ए ही होगा। जबकि वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक, अगर सिर्फ एक साल की बात करते हैं, सिर्फ एक साल की, तो वहां पर सबसे ज्यादा था सेवा क्षेत्र, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद ट्रेडिंग, उसके बाद दूरसंचार, उसके बाद होटल एंड टूरिज्म। लेकिन फिर आपने क्या पढ़ा है 2020 की, अगर 21 की बात करेंगे तो वहां पर 20-21 में कंप्यूटर जो है वो सबसे आगे हो गया था। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 210, भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अब निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध होकर कार्य कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड जो है वो वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर के काम कर रहा है। जनवरी 2003 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है, यानी वर्तमान में तो ये चीज है ही नहीं, अब ये चीज है ही नहीं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर के 210 तक, टोटल 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लास्ट हमारे 211 से लेकर के 250 तक के 40 क्वेश्चंस रह गए, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमारी लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरे से कोई कंप्लेन है या फिर कोई एडवाइस है तो प्लीज हमें सजेस्ट करें, ताकि हम और ज्यादा वीडियोज जो है ला सके। ठीक है। बाकी मैं जल्दी आता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी सेफ, क्योंकि हम लोग दोबारा से आ चुके हैं। कोरोना के सर्ज में थर्ड वेव हिट कर चुकी है इंडिया को। सो बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।